जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी जीके की जो मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसी के क्रम में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं और 20 प्रश्न है इसमें जीके के और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा जीके के मामले में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना इसको, क्योंकि क्या पता कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं आपके, और आप याद रखिएगा कि इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से उन प्रश्नों का जाके अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों, ये जो है वो है मॉक टेस्ट नंबर 34। मॉक टेस्ट 34 है ये। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? मलेरिया और काला आजार रोग किससे होता है? दोस्तों, हमें बताना है कि मलेरिया और काला आजार ये किससे संचारित होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों, मलेरिया और काला आजार जो संचारित होते हैं वो किससे संचारित होते हैं? प्रोटोजोआ से। सही जवाब है इसका प्रोटोजोआ। मलेरिया और जो काला आजार हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मलेरिया के बारे में पहले बात करें तो मलेरिया किससे होता है? जब मादा एनाफ्लीज मच्छर आपको काटती है तो मलेरिया होता है। और ये मच्छर किस चीज़ का संक्रमण करेगी आपकी बॉडी में? दोस्तों, मलेरिया का वायरस होता है। तो ये जो वायरस नहीं, परजीवी, मादा एनाफ्लीज मच्छर ये परजीवी छोड़ जाती है आपकी बॉडी में, और यही परजीवी आपके अंदर मलेरिया का कारण बनता है। और सबसे घातक परजीवी जो मलेरिया फैलाने वाला है वो कौन सा है? दोस्तों, वो है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम ये सबसे खतरनाक परजीवी माना जाता है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। फैल्सीपेरम। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी एक और होता है आपका प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, वो भी खतरनाक परजीवी होता है मलेरिया के लिए। दोस्तों, मलेरिया के लिए हम सिनकोना की छाल का उपयोग भी करते हैं। सिनकोना की छाल का उपयोग मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है, और सिनकोना की छाल से जो दवाई बनती है मलेरिया के लिए वो होती है आपकी कुनैन। तो कुनैन जो है ये मलेरिया उपचार में दी जाने वाली एक औषधि है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, मलेरिया में जो परजीवी है ये हमारी आरबीसी को डैमेज करता है, ये आरबीसी को हानि पहुंचाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है काला आजार। काला आजार किससे होता है? ये भी परजीवी से होता है, और ये बालू मक्खी के काटने से होता है। जो सैंड फ्लाई होती है ना, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, इसके काटने से होता है। तो ये आप याद रखना, सैंड फ्लाई के काटने से होता है आपका काला आजार। और दोस्तों, ये जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई आपकी बॉडी में क्या छोड़ के जाएगी? तो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है लेशमैनिया डोनावानी। लेशमीनिया डोनावानी। सिक्ता मक्खी या बालू मक्खी आपकी बॉडी में डोनावानी का संक्रमण करती है, और जिससे काला आजार रोग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कवक। कवक का अध्ययन आप याद रखें, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस क्या है? तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाने वाले कवक कौन से होते हैं? ऐसे फंगस जो आप अपने भोजन में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, एक आपको याद रखना, मशरूम ये एडिबल फंगस होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और आपको याद रखना वो है आपका अगेरिकस और मशरूम जो है ये खाने योग्य कवक होता है, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। और कवक में जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता। यहाँ पे लिखा गया है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका विषाणु मतलब वायरस। दोस्तों, वायरस जो है ना तो ये सजीव है और ना ही निर्जीव है, बल्कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला वायरस था टीएमबी वायरस दुनिया का सबसे पहला वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। दुनिया का सबसे पहला वायरस था टीएमबी वायरस, और ये खोजा गया था इवानोवस्की के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ पर है?
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जहाँ पे वायरस पे रिसर्च की जाती है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये है हमारा पुणे में। ये आप याद रखना, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस शहर में है, तो पुणे में है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, मलेरिया और कालाजार ये प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब होगा ये कर्नाटक में है। भारत में जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है, ये आप याद रखिएगा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक। ठीक है दोस्तों कर्नाटक में एक नेशनल पार्क आपको याद रखना है, खैर टाइगर रिजर्व है ये, वो है आपका नागरहोल। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी आपका कर्नाटक में है टाइगर रिजर्व। और एक आपका बन्नरघट्टा टाइगर रिजर्व, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे मेघमलाई श्री विलुपुथुर टाइगर रिजर्व भी है। और एक आपका मंगलम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी पूछा जाता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और एक आपका मुकुर्थी टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी टाइगर रिजर्व ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग रिजर्व भी बना है, ये भी आप याद रखना। भारत का पहला डुगोंग रिजर्व कहाँ पे बना है, तो तमिलनाडु में बना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत में जो तमिलनाडु है इसका तट क्या कहलाता है, तो तमिलनाडु का तट होता है कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल तट इसका नाम है। तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो कोरोमंडल होता है। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, दोस्तों ये दोनों हैं आपके उड़ीसा में, सिमलीपाल और सतकोसिया ये भी आप याद रखें। बाकी भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है जो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, साथ साथ आपको याद रखना भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरा वो है आपको याद रखना उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये भी बहुत आता है एग्जाम में, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और एक है आपका अचनाकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, और एक है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आप याद रखें। दोस्तों भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, 1936 में बना था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क ये भारत में बनने वाला पहला नेशनल पार्क है, और इसको आज वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका, इसका सही जवाब क्या होगा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, दिस इज कर्नाटक। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। दोस्तों नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये कौन से राजवंश की देन है, तो दोस्तों नटराज की कांस्य प्रतिमा जो देन है वो है चोल राजवंश की, ऑप्शन डी चोल राजवंश की देन है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों नटराज जो है इन्हें नृत्य का भगवान माना जाता है, ये भी आप याद रखना, नृत्य का भगवान माना गया। दोस्तों हम बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों चोल वंश का संस्थापक है आपका विजयालय। चोल वंश का फाउंडर कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और चोल वंश ये दक्षिण भारत का बड़ा ताकतवर वंश है जिसके पास एक एनफ मतलब सफिशिएंट नेवी थी, वो है आपका चोल वंश। दोस्तों चोल वंश जो है इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, इनकी राजधानी थी तंजौर। तमिलनाडु में जो तंजावुर है वो चोल वंश की राजधानी होती थी। और चोल वंश के राजाओं में एक राजा है आपका राजराजेश्वर प्रथम, मतलब राज प्रथम, इसने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है पल्लव। दोस्तों पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, ये भी आप याद रखना, पूछता है एग्जाम में पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। यहाँ पे लिखा गया पांड्यन। दोस्तों पांड्यन की राजधानी थी मदुरई, पांड्यन की राजधानी थी मदुरई, ये भी आप याद रखना, पांड्यन मदुरई। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अच्छा यहाँ पे लिखा गया कांसा, कांसा कैसे बनता है, दोस्तों कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन को मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है, ये आप याद रखना, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है कांसा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नटराज की मूर्ति किसकी देन है, चोल राजवंश की देन है। फाउंडर कौन है चोल राजवंश का, विजयालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तृतीयक
क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र का नाम क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, मतलब सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र का नाम है आपका, वो है आपका सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के थ्रू, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो कृषि प्राइमरी सेक्टर में आता है, पशुपालन, वन, मछली पालन, मतलब प्राथमिक सेक्टर में कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। उसके बाद में सेकेंडरी की देखें हम तो यहाँ पे उद्योग, निर्माण और यह है आपका गैस एवं बिजली। तो इसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग सारे शामिल होते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये देखें आप, तृतीय क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवा। तो तृतीय क्षेत्र का नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, ये भी आप याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है और आता भी है एग्जाम में, पिछली बार पैट के एग्जाम में आया था ये, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तृतीय क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र का नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है हमें बताना है। ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है और बीबी का मकबरा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। औरंगाबाद ज़िले में बीबी का मकबरा है। दोस्तों औरंगजेब की पत्नी थी जिसका नाम था राबिया उद दौरानी, या इसे दिलरास बानो भी कहा जाता था। क्या नाम था इसका? राबिया उद दौरानी। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी। इसका दूसरा नाम क्या था? दिलरास बानो। अब इसकी याद में जो इसका बेटा है वो था आपका आजम शाह। आजम शाह के द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था और बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। और दोस्तों बीबी का जो मकबरा है ये किसने बनाया? आजम शाह ने। और इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि दक्कन का ताज किसे कहा गया है? दक्कन का ताज कहा जाता है बीबी का मकबरे को, ये आप याद रखिएगा। दक्कन का ताज बीबी का मकबरा है। दोस्तों औरंगाबाद का अब नाम औरंगाबाद नहीं है, ये नाम परिवर्तित हो चुका है। तो आप याद रखना औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर, ये औरंगाबाद का नया नाम है, महाराष्ट्र में आता है, यह भी आप याद रखें। दोस्तों अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद को। और अहमदाबाद भारत का पहला शहर था जिसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखें। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना है। और अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्लियर हुआ? ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कटक। दोस्तों कटक जो है ये महानदी के किनारे है, उड़ीसा का एक शहर है कटक, महानदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है, उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कटक में भारत के एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था, ये भी आप याद रखना। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है। और कटक कौन सी नदी के किनारे? महानदी के किनारे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में ही तो हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म, ये भी आप याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप से जाना जाता है? दोस्तों एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें काम कम है और करने वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसी बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में देखी जाती है और ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। याद रखना कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, काम कम होता है और करने वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे फैमिली भी जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो भी खेत में जाके काम करने लगते हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दोस्तों यहाँ पे जो एक शब्द लिखा गया है कृषि, क्या आपको पता है कि कृषि किस सूची का विषय है? दोस्तों कृषि किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। कृषि कौन सी सूची में आता है? समवर्ती राज्य या संघ? तो राज्य सूची में आता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आपका नई दिल्ली में।
नई दिल्ली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसकी स्थापना जब हुई थी तो नई दिल्ली में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना पूसा में हुई थी, बिहार में। लेकिन एट प्रेजेंट इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आपका, नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कौन सा इसका सही जवाब है, प्रछन्न बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग हैं वो प्रछन्न बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 25। आर्टिकल 25 में इस बात का उल्लेख है कि सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 22 में क्या कहा गया है। दोस्तों ऑप्शन 22 कहता है कि कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है या नज़रबंद कर लिया गया है, उसमें जो उसके साथ जो दुर्व्यवहार है उससे बचाव का अधिकार देता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी व नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 32। तो ये आप याद रखना, नज़रबंदी और गिरफ्तारी के बाद संरक्षण की बात करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 14, ये बात करता है राइट टू इक्वलिटी, मतलब कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कानून के समक्ष समानता। तो ये अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 32, भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत जो आर्टिकल है वो है 32, किसके अनुसार, अंबेडकर के अनुसार। दोस्तों BR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है, ये भी आप याद रखना। संविधान की आत्मा अंबेडकर ने किसे माना है, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा व हृदय माना, हार्ट एंड साउल। अगर हम बात करें आर्टिकल 32, दोस्तों आर्टिकल 32 कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकारों का उपचार की बात करता है आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संवैधानिक अधिकार का उपचार, आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना। ये DPSP में आता है दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में। अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड साउल भी कहा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संविधान दिवस अभी मनाया गया, तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस होता है, ये आप याद रखना। कभी पूछे आपसे कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2015 से संविधान दिवस की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में क्या सही नहीं है, ये हमें बताना है। दोस्तों टुंड्रा एक तरीके का बायोम होता है और इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखें, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति सही नहीं कथन बताना हमें। छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित होता है, ये भी सही है। दूसरा, टुंडा वनस्पति समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, दोस्तों यही गलत है, समशीतोष्ण में नहीं पाई जाती है, ये शीतोष्ण में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गलत जवाब है, क्योंकि ये शीतोष्ण क्षेत्र में मिलती है आपकी टुंड्रा वनस्पति, ये भी आप याद रखना, ये समशीतोष्ण में नहीं मिलती। बाकी मॉस और जो लाइकेन होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। तो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 9, क्या कहा गया, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, मतलब बताना है कि हमारे कान का कौन सा भाग है जो आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पिन्ना। पिन्ना का काम क्या होता है, पिन्ना जो होता है ये कर्णपाली जिसको बोलते हैं, ये आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पे एक आप डायग्राम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइज। तो ये जो कान का हमारा बाहरी भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पिन्ना। तो ये लिखा हुआ है पिन्ना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता भी है कि पिन्ना कौन से अंग से संबंधित है, कान से। कान में जो मतलब मध्य कान है हमारा, मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर में हमारी 3 हड्डियां होती हैं, एक होता है मैलियस, एक इनकस, और ये छोटी सी आपकी ये वाली हड्डी, ये होती है आपकी स्टेपिस। ये भी आप याद रखना, हमारे कान में 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। दोस्तों ये कोकलिया है, कोकलिया जो है यह यहाँ पे आवाज़ मतलब सुनाई देती है आपके जाके, आवाज़ जो सुनाई देगी
वो कोकलिया पे जाके टकराएगी और उसके बाद में यहाँ पे एक नर्व होती है जो आपके माइंड तक जाती है कान से। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव या कोई आवाज़ का प्रभाव रहता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिन्ना जरूर याद रखें। पिन्ना ये जो है कान का ही भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्वनि को एकत्रित करने का काम है पिन्ना का। कर्ण पल्लव ये सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? तो पहले तो आप जाने कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। दोबारा बताता हूँ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर, दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है आपका 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर ये मीटर में पूछेगा तो इसका आंसर होगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करता है उसे हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और आप ये याद रखें, जैसे एक समुद्री मील बहुत आता है एग्जाम में आजकल। तो समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं? तो एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। 1852 मीटर होते हैं एक समुद्री मील में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों पारसेक भी ध्वनि मतलब दूरी की इकाई है। और एक पारसेक बराबर होते हैं आपके 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, ये भी आप याद रखें। दोस्तों प्रकाश जो है इसकी गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आप याद रखना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए जैसे ध्वनि। दोस्तों ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका मौसम। क्या आपको पता है कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान या मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? दोस्तों जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है। कौन से शहर में? जेनेवा। और जेनेवा जो शहर है स्विट्जरलैंड में आता है। ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो प्रकाश वर्ष मात्रक याद रखना किसका है? दूरी का। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दोस्तों भारत में कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो आंशिक राज्य का दर्जा जिसको प्राप्त है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पांडिचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको मतलब आंशिक रूप से एक राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन सी। दोस्तों पांडिचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है इसकी, और इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है आपका? मद्रास में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पांडिचेरी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पांडिचेरी को एक संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 में पांडिचेरी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद रखना। और दोस्तों जो पांडिचेरी है या पुडुचेरी है, इसका एक डांस याद रखना, गराड़ी डांस। ये कहाँ किया जाता है? तो ये पांडिचेरी में किया जाता है। और ये जो डांस है, ये डांस वो डांस है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो बानर सेना के द्वारा जो डांस किया गया था वो था गराड़ी। तो ये पुडुचेरी में होता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है इसका वास्तुकार पूछेगा तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजियर। फ्रांस के हैं ये ली कार्बूजियर, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ कौन सी झील पे है? सुखना झील पर। चंडीगढ़ कौन सी झील के किनारे है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की पहली डॉल्फिन सेंचुरी है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, और ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। कभी क्वेश्चन आए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। दोस्तों हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन ये मछली नहीं होती है, ये आप याद रखना। डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी होती है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक स्तनधारी है, ये आप याद रखें। दोस्तों डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को
कौन सी डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। भारत में कौन बना था? तो राष्ट्रीय जलीय जीव बना भारत का डॉल्फिन। और दोस्तों डॉल्फिन जो होती हैं ये सामान्यतः अंधी होती हैं। फिर क्या कैसे दिखती हैं? तो डॉल्फिन अपने शिकार का पता लगाने या मार्ग को खोजने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ती हैं। पराश्रव्य तरंगें ये छोड़ती हैं। ये आप याद रखना, ये पूछा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। डॉल्फिन अपने शिकार का पता लगाती हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों डॉल्फिन के बारे में एक चीज़ और याद रखना, डॉल्फिन जो है इसको मतलब डॉल्फिन का बच्चा क्या कहलाता है? शूशु कहलाता है। डॉल्फिन का बच्चा शूशु कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि एक डॉल्फिन होती है खारे पानी की, इरावड्डी डॉल्फिन, ये भारत में कहाँ मिलती है? खारे पानी में पाई जाती है, याद रखना ये डॉल्फिन, ये कहाँ मिलती है भारत में? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है, राजधानी इसकी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे ये लखीमपुर खीरी में है तो ये आप याद रखिएगा। गोवा की बात करें, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा में सलीम अली पक्षी विहार है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? तो सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। पूछता है एग्जाम में आप, तो आप इसको याद रखिएगा, सलीम अली पक्षी विहार गोवा। और जो गोवा है इसकी राजधानी पणजी, पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने जो ये अधिनियम को समाप्त किया था वो क्या था? 1956 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1956। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं जिनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों सुतीर्थ मुखर्जी की बात करें तो महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं ये, तो इसका सही जवाब होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है सुतीर्थ मुखर्जी। दोस्तों टेबल टेनिस जो है ये 1988 में जो सियोल ओलंपिक हुए थे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ओलंपिक, उन ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ था। ये भी आप याद रखें, टेबल टेनिस ओलंपिक का हिस्सा कब बना था? 1988 में। और दोस्तों भारत की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी आपको याद रखनी है, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खेलती है, काफ़ी न्यूज़ में भी है ये, तो ये इससे प्रश्न आ सकता है आपके जेडी एग्जाम में कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको। जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस का एक नाम और भी है और वो नाम क्या है? पिंग पोंग। पिंग पोंग टेबल टेनिस से संबंधित एक शब्द है, मतलब टेबल टेनिस का ही नाम है पिंग पोंग। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका तैराक। दोस्तों तैराक के लिए एक शब्द याद रखना, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये कौन से खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित है, ये पूछता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप याद रखें। बैडमिंटन, दोस्तों बैडमिंटन के थॉमस कप आपको याद रखना है, थॉमस कप, और एक है होता है आपका एक होता है आपका उबेर कप। उबेर कप और थॉमस कप। देखो उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है और थॉमस कप ये पुरुषों के लिए होता है। दूसरा आपका गोल्फर, गोल्फ के लिए आप गोल्फ के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्स कहा जाता है, कोर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुतीर्थ मुखर्जी टेबल टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये तो आपको पता है कि थार का रेगिस्तान जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, इसमें जो नदी बहती है वो लूनी नदी, लूनी नदी ये बहती है। और दोस्तों लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर जिले से, नागा पहाड़ियों से होता है। नागा पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले में, याद रखना। और लूनी नदी भारत की एकमात्र मरुस्थलीय नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों झेलम नदी, झेलम नदी जो है ये बैरीनाग झील से निकलती है, बैरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चंबल की बात करें तो चंबल नदी, इसको बीहड़ की नदी भी कहा जाता है, और ये जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ये भी आप याद रखिएगा। सोन नदी तो आपको पता है, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहाँ से सोन भी निकलती है, मतलब ये अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है अमरकंटक, तो यहाँ से निकलती है सोन नदी, ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जीरोफाइट क्या होते हैं? जीरोफाइट क्या होते हैं? दोस्तों ऐसी वनस्पति जो रेगिस्तान में उगती है उसे जीरोफाइट कहा जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। अच्छा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है वैसे? तो वैसे भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। दोस्तों मंगलूर में एक मंदिर है और ये भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कादरी मंजुनाथ मंदिर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। भगवान शिव जो है, इनके मानने वाले लोग दक्षिण भारत में नैनार कहलाते हैं। याद रखना, शिव के उपासक नैनार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसने अवध वंश की नींव रखी थी? दोस्तों अवध मुस्लिम मतलब मुगल साम्राज्य का एक वरिष्ठ अधिकारी सादत खान, जिसको बोलते हैं बुरहानुल मुल्क, और बुरहानुल मुल्क ने 1722 ईस्वी में अवध रियासत की नींव रखी थी। याद रखिएगा। और अवध रियासत का प्रतीक चिन्ह है मछली और तीर का निशान, ये आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? दोस्तों जो कुतुब मीनार है, इसकी जो 5वीं बिल्डिंग बनाई थी वो किसने बनवाई थी? तो देखो, गुलाम वंश का एक राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने तो रखी नींव कुतुब मीनार की। किसकी याद में रखी थी? तो बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत हैं, उनकी याद में रखी। अब नींव रखने के बाद में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में जो काम बचा वो पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन जब एक बार ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई तो उसकी 5वीं बिल्डिंग का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही जवाब बनेगा फिरोज शाह तुगलक, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश जो लिखा गया है, इल्तुतमिश भारत में इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला राजा हुआ। इक्ता प्रणाली इसने शुरू की। और भारत में शुद्ध अरबी सिक्के सबसे पहली बार किसने चलाए थे? दोस्तों इल्तुतमिश को सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों इल्तुतमिश जो है, इसका वास्तविक नाम है शमसुद्दीन इलियास, ये भी आप याद रखें। और इल्तुतमिश के 2 सिक्के आपसे पूछेगा। एक था इसका चांदी का होता था टंका, चांदी का टंका, और तांबे का जीतल, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तांबे का जीतल, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला शासिका बनी थी। याद रखना, रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। दूसरा लिखा गया यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु की संज्ञा दी जाती है इसे, पढ़ा लिखा मूर्ख इसको कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो वो है आपका भारत में सांकेतिक मुद्रा, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? टोकन करेंसी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, काजी का काम था न्याय संबंधी काम को देखना। और इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ भी लिखा है, रेहला जिसका मतलब होता है जर्नी, रेहला का मतलब होता है जर्नी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसे मतलब दुनिया का खान कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुतुब मीनार की 5वीं बिल्डिंग किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? दोस्तों स्वाद कलिकाएं ये किस में होती हैं? ये तो सभी को पता है, जीभ में होती हैं, जीभ में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जीभ है। तो जीभ के अग्रभाग में ये जो भाग है, यहाँ साल्टी मतलब नमकीन स्वाद की कलिकाएं होती हैं। इसके थोड़े से पीछे भाग में ये मीठे स्वाद की, ये जो साइड वाला भाग है, पीछे की ओर साइड वाला भाग, ये होता है आपका खट्टा, और ये है आपका बिटर मतलब कड़वा। तो जीभ में हमारे 4 प्रकार के स्वाद बताए जाते हैं, एक साल्टी, स्वीट, सोर और बिटर। दोस्तों जीभ में जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? पेपिला कहा जाता है। याद रखना, मानव की जीभ में जो छोटे छोटे कोशिकाएं हैं इनको पेपिला कहा जाता है, ये पूछता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीभ। दोस्तों यहाँ पे आंखें लिखी गई हैं। हमारी आंखों की जो मतलब हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल की आंखें होती हैं हमारी, ये भी आप याद रखना, 576 मेगापिक्सल। ठीक है दोस्तों, रेटिना हमारी आंख में होता है और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन वो है आपका त्वचा। और त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मेलानिन पर निर्भर करता है, मेलानिन पर निर्भर करता है त्वचा का रंग, याद रखना। एक चीज अगर आपसे पूछे कि त्वचा का भाग शरीर के वजन का कितना % होता है? दोस्तों त्वचा का भाग 7% होता है उसके वजन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो त्वचा है, त्वचा में कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो रोंगटे खड़ी करती है? तो अरेक्टर पिली एक ऐसी मांसपेशी जो
रोंगटे खड़ी करती है, इसको क्या कहा जाता है? इसे एरेक्टर पिली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष 1894 में कहाँ पर किया गया था? यह हमें बताना है। दोस्तों पहली ओलंपिक कांग्रेस का सम्मेलन 23 जून 1894 को पेरिस में हुआ था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पेरिस में। और 23 जून 1894 को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है आपका लॉज़ेन में। लॉज़ेन में मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक दिवस याद रखना 23 जून को होता है। आपको पता है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस का मतलब था फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। तो ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। दोस्तों 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए, इसमें एक नया शब्द और जोड़ा गया था, कम्युनिटर, जिसका मतलब होता है टुगेदर। ये भी आप याद रखें। ओलंपिक का जो फ्लैग होता है इसमें 5 छल्ले होते हैं और 5 छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं, जिसमें आपको याद रखना है। जैसे ये है आपका एशिया का छल्ला होता है आपका पीला छल्ला। ठीक है दोस्तों, यूरोप का छल्ला, अच्छा यहाँ गलत चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। यहाँ ये थोड़ा मिसमैच है, मैं बता देता हूँ। देखो अफ्रीका महाद्वीप का छल्ला काला होता है, अमेरिका महाद्वीप का लाल छल्ला होता है। ये जो हरा छल्ला ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का होता है, और यूरोप का होता है नीला छल्ला। ये यहाँ पे गलत है। नीला वाला छल्ला हमेशा किसका होता है? यूरोप का होता है। ये आप याद रखना, यूरोप का नीला छल्ला है और ऑस्ट्रेलिया का हरा छल्ला होता है। तो ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। 5 जो हैं ये महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। और देखो लिंक्ड टुगेदर इन फ्रेंडशिप, ये छल्ले एक दूसरे जुड़े हुए हैं और ये बताते हैं कि हमें फ्रेंडशिप के साथ रहना है, मित्रता के साथ रहना है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपको नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।